हाय गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये बेंचमार्क स्कोर्स देखो। ये सारे जितने भी आप बेंचमार्क स्कोर्स देख रहे हो ये सारे फ्लैगशिप फोन के स्कोर्स हैं। इनका प्राइस अराउंड 1 लाख के आसपास होता है, बट iQOO Antutu स्कोर में भी कम्पीट कर रहा है इन फोन से। एंड आप सबको ही पता होगा कि जो iQOO Neo सीरीज है ये फेमस है अपने बेंचमार्क्स के लिए, अपने परफॉर्मेंस के लिए। अच्छा, iQOO के स्मार्टफोन की एक स्टोरी बताता हूँ। जब iQOO 12 लॉन्च हुआ था, मैं उसको श्रीलंका लेके गया था अपना पर्सनल डिवाइस बना के। आप उस फोन के कुछ फोटो सैंपल्स देखो, मतलब मैं शॉक हो गया था कि जिस प्राइस पे वो फोन आता है ये DSLR लेवल की फोटोज क्लिक कर रहा था। और उस ट्रिप के बाद से ही ना मुझे iQOO ब्रांड कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा लगने लग गया। इवन ये जो iQOO का Neo 10 है ये जाना जाता है अपने परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट के लिए, बट इसके भी कुछ कैमरा सैंपल्स देखो, ऐसा नहीं लग रहा कि 30,000 के प्राइस सेगमेंट में कुछ ज्यादा ही अच्छे फोटोज हैं। तो आपने एक चीज नोटिस करी कि iQOO के बजट डिवाइस हो या मिड रेंज वाले डिवाइस हो या फ्लैगशिप डिवाइस हो, सब में कैमरा तो बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता है। इसके पीछे क्या रीजन है ये आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि इस फोन में सारे प्रोज ही हैं, इसके जितने भी कॉन्स हैं वो मैं वीडियो के एंड तक आपको धीरे धीरे करके सारी चीजें बताऊंगा। अब क्योंकि ये रिव्यू है तो स्पेक्स की ज्यादा बात नहीं करूंगा, बट इतने दिनों में ये फोन कैसा चल रहा है, इसमें कुछ बग्स मिले कि नहीं, या इसके परफॉर्मेंस, गेमिंग, हर चीज कैसी है, इन सारी चीजों पे ज्यादा ध्यान देंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब डिजाइन के डिपार्टमेंट में 2-3 चीजें जो इसके अंदर मुझे काफी इंपॉर्टेंट दिखी वो मैं आपको बताता हूँ। अब फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अब अगर मैं इस फोन के इन हैंड फीलिंग की बात करूँ तो ऐसा नहीं है कि ये फोन छोटा है। इस प्राइस सेगमेंट में काफी बड़े बड़े फोन आते हैं और ये फोन भी मुझे यूज करने में काफी बड़ा लगा। बट इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, मैंने रिसेंटली इसको भी पोको F7 से कंपेयर किया था और जब मैं दोनों फोन को एक साथ यूज कर रहा था तब समझ में आया कि iQOO का जो इन हैंड फीलिंग है वो काफी बेटर है अगर मैं कंपेयर करूं इसके कंपटीशन से। और इसके पीछे एक रीजन भी है, क्योंकि जो इसके फ्रेम्स हैं वो राउंडेड कॉर्नर्स के साथ आते हैं, तो जब आप इसको यूज करोगे तो इतना हैवी नहीं फील होता ये। इवन अगर इसके वेट की बात करें तो 208 ग्राम का फोन है ये, पर इतने दिनों के यूजेस में मुझे इसके इन हैंड फीलिंग में तो इतनी कोई कमियां नहीं दिखी। अगर मैं इसके डिजाइन लैंग्वेज की बात करूं तो ये सेम ना iQOO 12, iQOO 13 सीरीज से इंस्पायर्ड है। और इस फोन का जो ये वाला कलर है ये ऑल्दो मुझे पर्सनली इतना पसंद तो नहीं आया, सच बताऊं मुझे तो ये काफी फ्लैशी लगता है, बट इसका जो दूसरा कलर है टाइटेनियम क्रोम वो काफी सटल डिजाइन में आता है। मैं पर्सनली वही यूज करना चाहूंगा। बट अच्छी बात यह है कि ये मैट फिनिश में आता है तो फिंगरप्रिंट नहीं लगते इतने ज्यादा। अब अगर इसकी ड्यूरेबिलिटी या मटेरियल की बात करें तो ये फोन पूरा प्लास्टिक बिल्ड में आता है। बैक पैनल भी प्लास्टिक का मिलता है, फ्रेम भी हमें प्लास्टिक का मिलता है। इवन ये ऑरेंज कलर का फ्रेम है, बहुत ही कम ऐसे फोन होता है जिसमें ऑरेंज कलर का फ्रेम देखे मैंने यार। अब प्लास्टिक बॉडी की पॉजिटिव साइड्स में नेगेटिव साइड दोनों की बात करते हैं। पॉजिटिव साइड ये है कि फोन प्लास्टिक का होने की वजह से थोड़ा लाइट वेट है और अगर आप लंबे टाइम तक भी गेमिंग करते हो तो इसमें हीटिंग फील नहीं होती, जो कि पोको F7 में फील होती है क्योंकि वो मेटल बिल्ट में आता है। बट अगर मैं नेगेटिव साइड की बात करूं तो मेरे यूजर्स में ये फोन 1-2 बार ड्रॉप हुआ है, और ड्रॉप होते ही ना इसके फ्रेम्स पे डेंट आ गए। मतलब डेंट्स को देख के मैं डर गया था कि कहीं स्क्रीन तो नहीं टूट गई मेरे फोन की। अब आपने कभी सोचा कि iQOO इतने कम प्राइस में इतनी बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे दे रहा है? पता है इसके पीछे क्या रीजन है? थोड़ी थोड़ी जगहों पे ना कॉस्ट कटिंग करनी पड़ती है, जैसे कि ये प्लास्टिक बिल्ट में, या फिर इसमें हमें IP65 रेटिंग देखने को मिलती है, जो कि बुरी नहीं है, काफी डिसेंट है। बट इस प्राइस सेगमेंट में हमें IP69 वाले फोन भी देखने को मिल जाते हैं। इवन और भी कुछ डिपार्टमेंट में कॉस्ट कटिंग की गई है, वो ही मैं आपको आगे बताऊंगा। और मैं अगर इस फोन के फिंगरप्रिंट की बात करूं तो मैं ऑप्टिकल देखने को मिलता है, बट ये काफी फास्ट काम कर रहा है। ऑल्दो फिंगरप्रिंट स्कैनर की जो पोजीशनिंग है वो थोड़ी नीचे की साइड है, बट मुझे ये वाली पोजीशन भी ठीक ही लगती है। और इस फोन के ऊपर ना हमें IR ब्लास्टर भी मिलता है, जैसे आप AC, TV किसी भी चीज का रिमोट बना सकते हैं इस फोन को। और इसका जो टाइप C पोर्ट है वो 2.0 वाला मिलता है हमें, जो कि इस प्राइस सेगमेंट में डिसेंट माना जाएगा, क्योंकि 50 से 60 हजार के जो फोन आते हैं आजकल उसमें भी 2.0 यूज हो रहा है। और एक और बात बताऊं जिसमें मुझे फोन काफी ज्यादा सही लगा, वो है इसके डिस्प्ले। इसमें ना हमें 1.5 के रेजोल्यूशन वाली 6.87 इंच की डिस्प्ले मिलती है। अब iQOO का तो कहना है ये 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले है, बट जो भी टेक वर्ल्ड में थोड़ा सा भी एक्टिव है उसको पता होगा कि ये जो 144 हर्ट्ज है ये बहुत ही स्पेसिफिक जगहों पे यूज होती है। ओवरऑल ये जो फोन है ये 120 हर्ट्ज ही सपोर्ट करता है। बट इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से जो इसके डिस्प्ले के स्पेक्स है वो काफी इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर ना हमें 5500 निट्स की पीक ब्राइटनेस वाली डिस्प्ले मिलती है। ऑल्दो ये जो 5500 निट्स की ब्राइटनेस है ना ये हमेशा एक्टिव नहीं रहती है। मतलब अगर आप कभी कोई HDR कंटेंट देख रहे हो ना तो उसमें स्पेसिफिक कुछ स्पॉट्स पे 5500 निट्स यूज होते हैं और कंपनी वो नंबर अपनी मार्केटिंग के लिए यूज करती है। बट ब्राइटनेस में जो इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देखना चाहिए वो है हाई ब्राइटनेस मोड। मतलब अगर आप फोन आउटडोर में यूज कर रहे हो तो कितनी निट्स यूज हो रही है, तो ये फोन 2000 निट्स के हाई ब्राइटनेस मोड के साथ आता है, जो काफी अमेजिंग है। मतलब मैंने इसको पार्क में यूज किया है, अपने कार में यूज किया है, कहीं पे भी कोई इशू नहीं दिखा मुझे। इवन इस फोन की ब्राइटनेस अगर आप बहुत कम भी करके चलाते हो तो भी आपके आईज पे इतने स्ट्रेन नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके जो PWM डिमिंग के नंबर्स हैं वो भी काफी अच्छे हैं। मतलब इस प्राइस सेगमेंट में जो ये डिस्प्ले के स्पेक्स हैं ये बहुत मुश्किल है मिलना। और इस फोन के डिस्प्ले में हमें 2 स्क्रीन रेजोल्यूशन देखने को मिलती है। मैंने हमेशा हाईयर साइड वाली यूज करी है। और लास्ट वीकेंड इस फोन में मैं स्क्विड गेम का सीजन 3 देख रहा था नेटफ्लिक्स पे। अब क्योंकि ये फोन HDR10 सपोर्ट करता है तो कलर एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है इस फोन की। इवन ये HDR वीडियोस को भी ना काफी अच्छे से बैलेंस करता है, मतलब हाईलाइट्स को काफी अच्छे से कंट्रोल कर लेता है, शेडोज में से भी डिटेल दिख जाती है। बट एक छोटी सी बात बताऊं, नेटफ्लिक्स के अंदर इस फोन में हमें डॉल्बी विजन का सपोर्ट नहीं मिलता। और इस फोन के स्पीकर की बात करूं वो भी काफी डिसेंट परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें हमें स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलते हैं। पहले आप स्पीकर का सैंपल सुनो।
इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से मुझे तो स्पीकर्स ठीक लगे। और एक छोटी सी बात बताऊं, जब आप कोई कंटेंट देख रहे हो और आप वॉल्यूम को इंक्रीज करते रहते हो, इसकी वॉल्यूम परसेंटेज 300 तक चली जाती है, जिसमें आवाज तो काफी लाउड हो जाती है, बट फिर साउंड में इतनी क्वालिटी नहीं मिलती। इवन इस फोन के जो हैप्टिक्स हैं वो भी काफी डिसेंट परफॉर्म कर रहे हैं। और टाइपिंग के टाइम पे अगर आपको हैप्टिक्स की और अच्छी फील चाहिए तो इसका डिफॉल्ट कीबोर्ड चेंज करके जी बोर्ड यूज करना, उसके हैप्टिक्स मुझे और अच्छे लगते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना। सो इस फोन के मेन डिपार्टमेंट में आ जाते हैं कि ये परफॉर्मेंस और गेमिंग में कैसा है। अब इस फोन में पहली बार स्नैपड्रैगन का 8S Gen 4 प्रोसेसर आया था, जो कि एक 4nm पे बेस्ड प्रोसेसर है। इसके जो AnTuTu स्कोर्स हैं वो मैंने आपको इनिशियली दिखाई थे कि बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो। तो यहाँ पे ना आप ज्यादा बेंचमार्क्स की बात नहीं करते, रियल लाइफ में इस फोन ने कैसा परफॉर्म किया है उसके स्टैट्स में आपको बताता हूँ। अब गेमिंग से स्टार्ट करते हैं। मैंने इसमें काफी लंबे सेशन BGMI के खेले हैं। इसमें हमें स्मूथ और अल्ट्रा एक्सट्रीम की सेटिंग मिलती है और इसमें जायरो सेंसर भी मिलता है, तो गेम प्ले तो काफी सही था। इवन इस फोन के अंदर ना हमें गेमिंग के लिए काफी सारे अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। 4D वाइब्रेशन का ऑप्शन है और इसमें हमें एक ई स्पोर्ट मोड भी मिलता है। और गेमिंग के टाइम पे अगर आपको अपनी वॉइस चेंज करनी है तो इसमें हमें वॉइस चेंजर भी मिलता है। और जो सबसे कूल फीचर मुझे लगता है ना वो है बाईपास चार्जिंग, वो भी हमें इस फोन में मिल जाती है। इसमें क्या होता है, आप गेमिंग के साथ साथ अगर अपने फोन को चार्ज कर रहे हो तो वो सीधा CPU को पावर देता है ताकि फोन ओवरहीट ना हो और आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी बनी रहे। और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं मैं गेमिंग के, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। और आपको पता है ये गेमिंग में इतने सारे ऑप्शंस क्यों हैं, ये फोन इतना गेमिंग में स्मूथ क्यों है, क्योंकि इसके अंदर नाम एक एडिशनल चिप मिलती है जिसका नाम Q1 चिप है। ये ना गेम्स को और ऑप्टिमाइज कर देती है, जो कि काफी सही लगा मुझे। उसके बाद मैंने इसमें COD प्ले किया और उसमें एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब ये फोन मैंने नया लिया था तो COD में लो अल्ट्रा वाली सेटिंग्स मिलती थी, बट एक दो अपडेट्स के बाद अब इसमें COD में मीडियम अल्ट्रा वाली सेटिंग्स मिलती है। मतलब आप समझ रहे हो, ये फोन काफी ध्यान रख रहा है सॉफ्टवेयर अपडेट्स का। और पर्सनली ना मुझे BGMI से ज्यादा अच्छा COD गेम लगता है, तो मैंने वो घंटों खेला है। और आईकू का कहना है कि इसमें हमें 7K VC कूलिंग चेंबर मिलता है जो इस फोन को ओवरहीट से बचाता है। तो घंटों गेमिंग करने के बाद एक चीज तो पता चल गई, जो इसका कूलिंग सिस्टम है वो काम तो अच्छा कर रहा है। इवन COD के टाइम पे इसका टेम्परेचर सिर्फ 38 डिग्री तक गया था। और अगर मैं जेंशन इंपैक्ट एंड वेदरिंग वेव्स की बात करूं, वो भी इजिली 55 से 60 FPS पर प्ले हो रहा था। और वहां पे भी इस फोन ने काफी अच्छे तरीके से टेम्परेचर को कंट्रोल कर रखा था। और छोटा सा ना बैटरी का भी स्टेट्स बताता हूँ। 1 घंटे COD खेलने के बाद इसने सिर्फ 12 से 13% बैटरी ड्रॉप करी, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ये फोन बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज है गेमिंग के लिए। आप इसमें घंटों गेमिंग कर सकते हो। अब परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में अगर मैं दूसरी चीजों की बात करूं तो इसमें हमें LPDDR5X रैम मिलती है, जो ना काफी फास्ट रैम है। और इसका एक एग्जांपल बताऊं, अब आज से 1-2 साल पहले पता क्या होता था कि अगर आपके रैम में 1-2 गेम पहले से ही लोड हो रखी हैं, तो कुछ टाइम बाद अगर आप उस गेम पे फिर से जाओगे तो वो गेम फिर से लोड होगी, मतलब वो रीस्टार्ट हो जाती थी। बट क्योंकि अब टेक्नोलॉजी काफी आगे जा चुकी है, इसकी जो परफॉर्मेंस और रैम दोनों इतनी हाई क्वालिटी की है कि अगर मैं रात को गेमिंग करते करते सो भी जाता हूँ और सुबह उठ के जब मैं फोन ऑन करता हूँ तो देखता हूँ वो जो गेम है वो रैम में ही है, मतलब वो मैच फिर से रीस्टार्ट होता है बट गेम रैम के अंदर ही रहती है। ये ना काफी इंटरेस्टिंग बात है। बट यहाँ पे भी एक नोटिस करने वाली छोटी सी बात है, जो इस फोन का बेस वेरिएंट है उसमें हमें UFS 3.1 मिलता है। अब क्योंकि मैंने हायर वेरिएंट करता था तो इसलिए ना मुझे परफॉर्मेंस में या ऐप ओपनिंग में या फिर मैं कुछ डाउनलोड करता हूँ या इनबिल्ड इस फोन के अंदर ही फाइल्स को कॉपी पेस्ट करता हूँ तो वो बहुत फास्ट हो जाता है, क्योंकि इसके हायर वेरिएंट में हमें UFS 4.1 मिलता है। सो यहाँ पे मेरा सिंपल सा सजेशन रहेगा कि अगर आप iQOO Neo 10 लेना चाहते हो और आप काफी ज्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड टास्क करते हो या गेमिंग करते हो तो प्लीज इसका हायर वेरिएंट ही लेना। अच्छा, परफॉर्मेंस के बाद ना इसकी बैटरी ने रियल लाइफ में कैसा परफॉर्म किया है उसकी बात करते हैं। इसमें ना हमें 7000 mAh की सिलिकॉन बैटरी मिलती है, जो कि एक्सट्रीम कंडीशन में भी बहुत सही परफॉर्म करती है। मतलब बैटरीज काफी सारी तरीके की होती है, लिथियम आयन बैटरी, सिलिकॉन बैटरी। तो जो सिलिकॉन बैटरीज होती है वो ज्यादा अच्छी इसलिए होती है क्योंकि वो काफी कम स्पेस लेती हैं, लेकिन जो उनका आउटपुट होता है वो बहुत ज्यादा होती है। मतलब उनका जो बैटरी बैकअप होता है वो काफी ज्यादा होता है। अब अगर इस फोन के मैं स्क्रीन ऑन टाइम की बात करूं तो इस फोन ने मुझे वन ऑफ द बेस्ट स्क्रीन ऑन टाइम्स दिए हैं। मतलब अगर आप फोन को लाइट यूज करते हो तो ये 12-12 घंटे तक का स्क्रीन ऑन टाइम देता है। और हैवी यूजेस में, जहां पे मैंने सिर्फ 5G डेटा यूज किया हो या बहुत गेमिंग करी हो या धूप में फोन चलाया हो, वहां पे ये इजिली 9 से 10 घंटे का SOT दे देता है, जो सच बताऊं इस प्राइस सेगमेंट में काफी क्रेजी है। मतलब जो लिथियम आयन बैटरीज होती है उसमें ऐसे स्टेट्स तो देखने को नहीं मिलते। और अगर मैं इसके आइडल ड्रेन की बात करूं तो 8 से 10 घंटे के बीच में इसने सिर्फ 1 से 2% की बैटरी ड्रॉप करी है। और इस फोन के अगर मैं चार्जिंग स्पीड की बात करूं तो इसमें हमें 120 वॉट का चार्जर मिलता है, जो कि इस फोन को 0 to 100% सिर्फ 37 मिनट्स में चार्ज कर देता है। ये भी काफी अच्छे नंबर है। मैं अपने डेली लाइफ में ना वीवो का ही एक चार्जिंग ब्रिक यूज करता हूँ जो कि 120 वॉट सपोर्ट करता है। उसी से मेरा मैकबुक भी फास्ट चार्ज हो जाता है। इवन वो सैमसंग के फोन को भी फास्ट चार्ज कर देता है। मतलब बहुत कम ऐसे ब्रांड्स के चार्जिंग ब्रिक होते हैं जो सबको ही सपोर्ट करते हैं। और ये फोन रिवर्स वाइड चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, बट आप सिर्फ 7.5 वॉट पे दूसरी चीज को चार्ज कर सकते हो। फन फैक्ट, जो इसका कंपटीशन है ना पोको F7, वो 22.5 वॉट पे रिवर्स चार्जिंग करता है। उससे मैंने अपना लैपटॉप भी चार्ज किया था, वो भी चार्ज हो रहा था। सो फाइनली बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की। अब सबको पता है वीवो और iQOO के फोन में हमें फन टच OS मिलता है, जो काफी लोगों को पसंद नहीं आता। अब देखो सच बताऊं तो मुझे भी जो फन टच की UI है वो थोड़ी आउटडेटेड तो लगती है, बट ऐसा नहीं है कि फन टच OS में फीचर्स की कमी हो। मतलब इस फोन में तो काफी ज्यादा कस्टमाइजेशन वाले फीचर्स हैं, इवन AI के भी फीचर्स भर भर के दे रखे हैं। तो अगर मैं यूजफुल AI फीचर्स की बात करूं जो मुझे इस फोन में देखने को मिले हैं, पहला तो है सर्कल टू सर्च। आई नो ऑलमोस्ट हर फोन में सर्कल टू सर्च मिलता है, लेकिन मैं काफी
ज्यादा यूज करता हूँ इसको। सेकंड फीचर जो मुझे काफी अच्छा लगा वो है AI एक्सपेंड। आप किसी भी इमेज को ना इमेज एडिटर में जाके एक्सपेंड कर सकते हो, और अगर आपने कोई फोटो खींची है जिसमें अनवांटेड चीज भी है, आप AI इरेजर से उसको हटा भी सकते हो। इसमें AI कटआउट का भी फीचर है, तो आप इजिली किसी भी फ्रेम में एक सब्जेक्ट को अलग कर सकते हो। और क्योंकि इसके अंदर हमें नेटिव डायलर मिलता है, तो आप इसमें कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो और लाइव कॉल ट्रांसलेट भी हो जाती है। मतलब सोचो आप किसी से बात कर रहे हो और सामने वाला पर्सन कोई अलग लैंग्वेज बोल रहा है, तो भी आप उससे इजिली बात कर पाओगे। बट एक AI का फीचर बताऊं जो मुझे काफी मिसिंग लगा इस फोन में। अब जो मेरे दूसरे सैमसंग का फोन है उसके कीबोर्ड के अंदर ही एक AI राइटिंग टूल मिलता है, जिससे आप जो भी टाइप कर रहे हो उसकी ग्रामेटिकल एरर्स ठीक कर देगा, या आपने कुछ भी पैराग्राफ लिखा है उसको एक अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे पोलाइट वे में, फॉर्मल या कैजुअल तरीके से भी लिख देगा। सच बताऊं सैमसंग के फोन में जब से ये फीचर आया है मैं सबसे ज्यादा यही फीचर यूज करता हूँ। काश iQOO और Vivo के कीबोर्ड में ये वाला फीचर मिलने लग जाए। अब स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना कुछ डिपार्टमेंट में कॉस्ट कटिंग की गई है। अब यूजुअली सारे ब्रांड इस कॉस्ट कटिंग टेक्निक को यूज करते हैं बजट में एक अच्छा फोन बनाने के लिए। इसमें ब्रांड्स क्या करते हैं, फोन के UI के अंदर ना हमें बहुत सारे ब्लोटवेयर्स दे देते हैं। मतलब फोन्स के अंदर प्री इंस्टॉल्ड बहुत सारे एप्स या गेम्स आएंगे जो हमारे किसी काम के भी नहीं होते। अब इस प्री इंस्टॉल एप्स की वजह से ना हमारे फोन का कॉस्ट कम हो जाता है। एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। अब मान लो इस फोन में जिस भी कंपनी की प्री इंस्टॉल एप्स हैं, उस कंपनी ने इस स्पेसिफिक ब्रांड को कुछ अमाउंट पे करते हैं, जिससे स्मार्टफोन ब्रांड को एक एडिशनल रेवेन्यू मिलता है और वो अपने स्मार्टफोन का प्राइस कम कर पाते हैं। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि इसको एक लिमिट में करना चाहिए। किसी फोन में बहुत भर के ब्लोटवेयर्स मिलते हैं, जिसमें से एक ये फोन भी है। ऑल्दो अच्छी बात यह है कि आप इन सारे ब्लोटवेयर को इंस्टॉल तो कर सकते हो। अच्छा, और अगर मैं इसके सॉफ्टवेयर अपडेट्स की बात करूं तो हमें इसमें 3 इयर्स का OS अपडेट मिलेगा और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। इवन इस फोन में मैंने जब ऐप लॉन्च करी बहुत सारी एक साथ, तो ये काफी इंस्टेंटली सारे ऐप्स ओपन कर रहा था। अच्छा, सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में एक छोटा सा बग भी दिखाया मुझे। जब मैं इस फोन में इंस्टाग्राम यूज करता हूँ, काफी टाइम ऐसा होता है कि जो इंस्टाग्राम की फीड है वो अपने आप ब्लैकआउट हो जाती है, बट वो बिल्कुल मिली सेकंड के बाद वापस ठीक भी हो जाती है। तो मैंने ट्राई किया कि उस बग को मैं ऑन कैमरा रिकॉर्ड कर पाऊं, बट सैडली अभी तक हो नहीं पाया वो। अब मैं जल्दी से इसके नेटवर्क और कनेक्टिविटी की बात कर देता हूँ। अब इसके अंदर मैंने एयरटेल की सिम यूज करी है और मुझे 5G में तो कहीं कोई कमी नहीं दिखी। काफी अच्छे 5G के नेटवर्क्स मिलते हैं इसमें हमें। इवन इसके अंदर हमें Wi-Fi 7 का सपोर्ट मिलता है, जो गेमिंग के लिए भी बहुत सही है, और इसमें हमें Bluetooth 5.4 का सपोर्ट मिलता है। अब लास्ट में इसके कैमरा डिपार्टमेंट की बात करते हैं। इसमें हमें 50+8 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप मिलता है और फ्रंट साइड में 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। और कैमरा सैंपल्स दिखाने से पहले एक छोटी सी बात बताऊं, आपको पता है ये फोन परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके कैमरा भी काफी डिसेंट परफॉर्म करता है। इसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक है। अब हम सबको पता है कि Vivo के फोन के कैमरास बहुत अच्छे होते हैं, और क्योंकि जो iQOO की पेरेंट कंपनी है वो Vivo है, तो iQOO अपने कैमरा ट्यूनिंग में Vivo के एल्गोरिथम्स यूज करता है। इससे पता है कंज्यूमर का काफी फायदा है, हमें बजट में काफी अच्छे कैमरा देखने को मिल जाते हैं। अब ये डे लाइट में इस ऑटो का शॉट देखो। अब डिटेल्स की बात करें तो मैं जूम करके दिखाता हूँ। ऑटो में डिटेलिंग तो काफी सही है, इवन कलर्स भी काफी हद तक एक्यूरेट हैं, क्योंकि जो फोटो है वो मैंने नेचुरल मोड में क्लिक करी है। इस फोन के कैमरा में हमें 3 मोड मिलते हैं, नेचुरल मोड, टेक्सचर मोड और विविड मोड। ऑल्दो ये नेचुरल मोड में भी थोड़ी सैचुरेटेड आउटपुट देता है, बट फिर भी नेचुरल मोड मुझे काफी अच्छा लगा इसका। अब ये स्पेसिफिक फोटो देखो, यहाँ पे हम इजिली देख सकते हैं कि इसने HDR को कितनी अच्छी तरीके से मैनेज किया है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, इसने कितनी अच्छी तरीके से क्लाउड भी प्रिजर्व करे हैं। इवन जो सब्जेक्ट का फेस है वो भी वेल एक्सपोज्ड है। ऑल्दो इसने लिप्स के कलर थोड़े रेड कर दिए हैं, बट ओवरऑल अगर मैं 1x के शॉट्स दिखाऊं आपको, ये काफी डिसेंट परफॉर्म कर रहा है हर जगह पे। इवन जो इसमें 2x वाले भी शॉट्स हैं उसमें भी हमें काफी सही डिटेल्स देखने को मिल जाती है। और इस प्राइस सेगमेंट में ना कुछ फोन होते हैं जो 1x और 2x वाले फोटोज में कलर्स काफी चेंज कर देते हैं, बट इस फोन से जब भी मैंने 1x और 2x में सेम सब्जेक्ट की फोटो खींची है, कलर ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिलते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। अच्छा, अब इस फोन के कुछ अल्ट्रा वाइड के सैंपल्स देखो। ऑल्दो इस प्राइस सेगमेंट में कुछ ऐसे फोन हैं जिसका कैमरा इससे बहुत बेटर है, बट क्योंकि ये फोन परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है, तो उसके हिसाब से मुझे इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा भी ठीक ही लगा। बस कहीं कहीं पे डिटेलिंग की थोड़ी कमी लगती है। और अगर इस फोन के पोर्ट्रेट सैंपल्स दिखाऊं, वहां पे भी इसने काफी सही काम किया है। एंड इसके पोर्ट्रेट मोड में हमें 3 तरीके के बैकग्राउंड बोके मिलते हैं। फर्स्ट ये वाली फोटो देखो, नेचुरल बैकग्राउंड बोके के साथ। सेकंड इस वाले शॉट में जो है रोटरी फोकस बैकग्राउंड बोके है, और ये थर्ड वाला शॉट देखो, इस बोके को ये बबल्स बोलते हैं। ऑल्दो मुझे तो नेचुरल वाले बोकेस ठीक लगे। इवन इस फोन का मैं आपको लो लाइट सैंपल्स भी दिखाता हूँ। ये एक स्पेसिफिक शॉट देखो, यहाँ पे लो लाइट में भी इसने हाईलाइट और शेडोज दोनों को कितनी अच्छी तरीके से बैलेंस किया है। मतलब ये जो ब्रांड का लोगो है ये बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोज था, वहां पे इसने हाईलाइट्स को अच्छे से मैनेज किया। और ये शेडोज वाले पार्ट में देखो बिल्डिंग की डिटेल्स भी दिख रही हैं। तो अगर लो लाइट सैंपल्स की बात करूँ ना, तो ये अपने कॉम्पिटिशन से तो काफी अच्छे फोटोज क्लिक कर रहा है। अब ये कुछ फ्रंट कैमरे के भी सैंपल्स दिखा देता हूँ। कलर यहाँ पे भी थोड़े से सैचुरेटेड आपको लगेंगे, बट फ्रंट कैमरे में भी ये एक डिसेंट आउटपुट देता है। अब बात करते हैं इसकी वीडियो क्वालिटी के बारे में। इसमें आप इजिली 4K 60 FPS में रिकॉर्डिंग कर सकते हो, बट अगर आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा यूज करना है वीडियो में, तो आप सिर्फ 1080p 30 FPS तक यूज कर सकते हो। और इसके वीडियो में स्टेबलाइजेशन के लिए एक स्टैंडर्ड मोड है, एक अल्ट्रा मोड। अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन मोड में आप सिर्फ 180p 60 FPS पे ही रिकॉर्ड कर सकते हो। अब ये जो वीडियो सैंपल आप देख रहे हो, ये 4K 60 FPS का सैंपल है। इसमें आप इजिली देख सकते हो कि सब्जेक्ट को इसने काफी अच्छे तरीके से एक्सपोज किया है। इवन जो कलर्स हैं वो भी काफी यूजेबल हैं, और सन के अगेंस्ट भी ये सब्जेक्ट को अच्छे से एक्सपोज कर पा रहा है। अब ये जो आप सैंपल देख रहे हो, ये इसके अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन मोड का सैंपल है, जो कि 1080p 60 FPS पे रिकॉर्ड किया गया है। बट सैंपल काफी स्टेबल है। बट जब आप इसका अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन मोड लो लाइट
लाइट में यूज करते हो तो बहुत ज्यादा ग्रेन्स देखने को मिलते हैं। एंड इस फोन में हमें कोई पोर्ट्रेट वीडियो वाला मोड नहीं मिलता है। और ये जो सैंपल देख रहे हो ये इसके फ्रंट कैमरे का सैंपल है जो कि 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड हुआ है। अब देखो वीडियो क्वालिटी तो काफी अच्छी है, डिटेलिंग, कलर, ये सारी चीजें तो ये अच्छे से मैनेज कर पा रहा है। बट आप नोटिस कर पा रहे होगे जो 4K 60 FPS वाला सैंपल है वो बहुत ही अनस्टेबल है, मतलब यहाँ स्टेबलाइजेशन की बहुत ज्यादा कमी है। अगर आपको फ्रंट कैमरे से स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड करना है तो आपको 1080p यूज करना पड़ेगा। सो फाइनली कंक्लूजन की बात करने से पहले मैं स्क्रीन पे ना प्रोज एंड कॉन्स दोनों लिख देता हूँ इस फोन के। इससे आपको डिसाइड करने में हेल्प हो जाएगी कि ये फोन आपके लिए है या नहीं। और अगर वीडियो की कंक्लूजन की बात करें तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं इस फोन से काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया हूँ। स्पेशली इस फोन की जो परफॉर्मेंस, गेमिंग और जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो ना इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से बहुत अमेजिंग है। इवन जो इसमें 7000 mAh की सिलिकॉन बैटरी मिलती है उसने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है। 9 से 10 घंटे का SOT बहुत बड़ी बात है। सो मैं इजिली ये फोन किसी को भी रेकमेंड कर सकता हूँ जिसकी प्रायोरिटी गेमिंग हो, परफॉर्मेंस हो या एक अच्छी डिस्प्ले हो, इवन जिसको बैटरी लाइफ भी अच्छी चाहिए। बट अगर आपको एक गुड लुकिंग फोन चाहिए या आप फोन बहुत ज्यादा गिराते हो या इस प्राइस सेगमेंट में आपकी प्रायोरिटी कैमराज हैं और अगर आपको एक अच्छी IP रेटिंग चाहिए तो आप इस फोन को स्किप कर सकते हो। और एक छोटी सी और बात बताऊं, यूजुअली जो इस फोन का बेस वेरिएंट है वो 32 से 33,000 का मिलता है। बट जब कोई सेल आती है, जैसे रिसेंटली एक प्राइम डे सेल आई थी Amazon पे, तो ये फोन सारे ऑफर्स के बाद 30,000 का मिल रहा था। तो चाहे आप बेस मॉडल हो या अपर मॉडल, मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप सेल का वेट जरूर करना, उसमें ये और वैल्यू फॉर मनी फोन बन जाता है। तो गाइस इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इवन कमेंट करके आप मेरे चैनल के लिए फीडबैक भी दे सकते हो और अपकमिंग आपको कौन से फोन्स की वीडियोस देखने हैं वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो।